तो जैसा कि हमने कॉस्ट शीट का ही डिस्कशन कर रहे थे, आज फाइनल क्लास है कॉस्ट शीट का। आज के दिन में हमारा पूरा कॉस्ट शीट कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, कॉस्ट शीट जैसे हमको पता है कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ ये एक ओवरव्यू दे देता है बाकी चीज़ों की भी, है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मटेरियल के बारे में पता चल जाता है, लेबर के बारे में पता चल जाता है, एक ओवरव्यू हो जाता है कि क्या क्या कॉस्ट होती है हमारे उसमें। ठीक है, तो ये हमको कॉस्ट शीट से पता चल जाता है। ठीक है, तो आज हमारा जो कल हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था विच वॉज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टार्ट हम लोग उस डिस्कशन से करेंगे एंड देन फिर आज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन हमारा कॉस्ट शीट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट्स का है नहीं। जैसे यहाँ पे सब डायरेक्ट मटेरियल नॉर्मल है, एक जस्ट है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में एक ये इनपुट के डायरेक्टली हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड के लिए मशीन आवर्स दिए हुए एंड रेट पर मशीन आवर दिया हुआ है। ठीक है, कि इतना इतना टाइम हमारा मशीन चला। जैसे कि हमको पता है कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम लोग कब कहाँ लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो मशीन से रिलेटेड जो भी होगा, मशीन से रिलेटेड रेंट हो, मशीन से रिलेटेड डिप्रिसिएशन हो, मशीन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी हमारी, वो कहाँ पे जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास आवर्स कितने, 21,600 आवर्स मशीन चली हुई है, और पर घंटे कितना कॉस्ट लग रहा है, पर आर हमको 8 रुपीज कॉस्ट लग रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, 21,600 मल्टीप्लाइड बाई 8, 21,600 multiplied by 8 is equals to 1,72,800। ठीक है, और इसमें क्या है, बाकी तो आपके ओपनिंग क्लोजिंग है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कर लिए, फिर आपने ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद आपका क्या एडजस्टमेंट रहेगा, उसके बाद मटेरियल परचेज करेगा। अब ये आता है जीएसटी वाला पॉइंट। ठीक है, अब जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल आईटीसी अवेलेबल, क्या हम लोग टैक्स को कंसिडर करते हैं, द आंसर इज नो। यहाँ पे टैक्स कंसिडर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज इसका आईटीसी अवेलेबल है। तो आईटीसी, अगर किसी चीज़ का आईटीसी अवेलेबल है तो हमारा कॉस्ट लग नहीं रहा है, तो हमने परचेज करते टाइम क्या होगा, टैक्स पे किया होगा, जीएसटी पे किया होगा। करेक्ट, मान लो 100 रुपये का सामान है, ठीक है, उसमें 18% जीएसटी लगा, तो टोटल हमने कितना दिया, 118 रुपये दिया होगा। यहाँ पे 18 रुपीज़ हो जाएगा, 118 रुपये दिया होगा। अब बाद में क्या करते हैं हम, जब सेल करते हैं प्रोडक्ट को, मान लो अपने 120 रुपीज़ में सेल किया, 120 रुपीज़ में आपने क्या किया, 18% जीएसटी लगाया, तो 21.6 का क्या हो गया, जीएसटी लग गया। ठीक है, और ये था आपका 18%। तो आपको टोटल कितना, अपने कस्टमर से कितना लिया, कस्टमर से आपने लिया 141.6। तो गवर्नमेंट को क्या करते हो, जो अपने ये पे किया ना, और जो जितना आपने लिया हुआ है, तो कस्टमर से आपने 21.6 ले लिया और गवर्नमेंट को अपने पे कर दिया। गवर्नमेंट को अपने पहले से 18 रुपये पे करके रखे थे, तो इसका क्या होगा, अपने बेनिफिट ले लिया, और 3 रुपये, 3.6 रुपीज़ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को अपने क्या किया, जमा कर दिया रिटर्न्स के थ्रू। तो विच मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इनपुट ले लेते हैं, तो हम उस चीज़ का बेनिफिट ले लेते हैं, तो हम कस्टमर से वसूल लेते हैं। हम जितना भी कॉस्ट इंकर किए होते हैं, हम वो क्या करते हैं, कस्टमर से वसूल लेते हैं। तो क्या वो हमारा कॉस्ट हुआ, द आंसर इज नो, बिकॉज हम लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर से वसूल कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, देन आता है वेजेस पेड, ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 1 1। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सेलिंग, ये तो जनरल नेचर के एक्सपेंसेस हो गए। इसमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ये एंड डिजायर्ड प्रॉफिट 15% ऑफ सेल्स। तो इसमें 2 पॉइंट्स ही कैच है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी अगर हम लोग देख लेंगे, एंड इसमें 2 पॉइंट्स ही कैच है। फर्स्ट इसकी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट होगा, फिनिश गुड्स हमने कैसे बोला था कि किसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बिकॉज फिनिश गुड्स में बाकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट क्यों नहीं लेते, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का कॉस्ट क्यों लेते हैं, बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट आप तभी इंकर करते हो जब आप उसको सामने कस्टमर को सेल करते हो, तभी आप उस प्रोडक्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का वो लेते हो, एक्सपेंस लेते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज सिंस वहाँ पे उसमें अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया उस चीज़ में, तो उसका कॉस्ट नहीं आएगा।
तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर आंसर में देखें डायरेक्टली तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास यूनिट सोल्ड आ गए, हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस आ गए, ठीक है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमारे पास है, क्लोजिंग नहीं है ओपनिंग है। तो फिनिश गुड्स का यूनिट्स अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो, फिनिश गुड्स में यूनिट्स अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो, तो ओपनिंग कितना था 10,000, ठीक है। फिर मेरे को ऐड कितना पड़ेगा करना पड़ेगा, जितना मैंने प्रोड्यूस किया उतना मेरे पास और आ जाएगा, एंड जितना मैंने सेल किया उतना मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिनिश गुड्स कितना आ जाएगा, 44 यूनिट्स, करेक्ट। ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, एंड ये माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया 44,000 यूनिट्स। अब 44,000 यूनिट्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो सिंपल है आपका, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ले लिया। यहाँ पे देखो जीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर वेजेस स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक्सपेंस पेड फॉर यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर का होता है खर्चा, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने उसको ले लिया। फिर आ गया प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने बोला था 170 to 800, करेक्ट, 8 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 21,600 मशीन आज हमको दिया हुआ था, एंड हमने किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया, 8 रुपीज़ के बेसिस पे, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP एडजस्टमेंट हो गया, ओपनिंग फिनिश गुड्स का भी एडजस्टमेंट हो गया, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमको क्या था, ये क्लोजिंग का था। क्लोजिंग में क्या किया हमने, 44,000 यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमने पर यूनिट वैल्यू निकाल ली। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, दिस डिवाइडेड बाय कितना हमने प्रोड्यूस किया था, हमने प्रोड्यूस किया था 194, तो ये डिवाइडेड बाय 194 करोगे, 1,94,000 कर दोगे, तो 183,78,400 डिवाइडेड बाय 194, तो आपका कितना आ जाएगा 94.73, ठीक है। कितना आ जाएगा 94.73। तो अब 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 94.73, 94.73 will give me my what, this cost, closing value का cost 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 94.73, तो हमारा कितना आ जाता है 4168,120, ठीक है। बाकी आपके नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है, ऑफिस, ट्रैवलिंग, सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, एंड देन आपका क्लोजिंग निकल गया, सेल्स वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपका, ठीक है। इसमें से ये होमवर्क क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में करवाया, बिकॉज ताकि आप भी प्रैक्टिस करोगे, तो हम जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमको क्या होता है हम एग्जाम में फंस सकते हैं, वो वाले पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करा दूंगा, जहाँ पे आपको पॉसिबल डाउट होता है। बाकी सारे बेसिक एडजस्टमेंट्स ही थे जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 4। तो आप अगर बुक में भी रेफरेंसिंग चेक कर सकते हो, तो बुक में भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में अगर जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ओपनिंग दिया हुआ है सब चीज़ का, करेक्ट, ओपनिंग है, हाँ ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो इसमें से रॉ मटेरियल का ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। फिर ये अप्लायंसेस दिया रखा, मशीनरी दिया रखा, बिल्डिंग दिया रखा। क्या हम लोग ये क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ऑफ जीके कंपनी ऑन 31 मार्च, ठीक है। साल भर का है, साल भर का क्या दे के रखा है इन्होंने, ट्रायल बैलेंस दे के रखा है। इसमें क्या है, ऑफिस अप्लायंसेस भी है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग भी है। तो क्या हम लोग ये चीज़ का हम लोग क्या डायरेक्ट ऑफिस अप्लायंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, क्या हम लोग मान लो ऑफिस बिल्डिंग है या प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे, फैक्ट्री में, तो क्या ये हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखा दे, अब बताओ सोच के, क्या हम प्लांट एंड मशीनरी को फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखा दे? द आंसर इज नो। क्यों नहीं? बिकॉज हम कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो नहीं करते, मतलब कॉस्ट शीट में उसका पूरा एक्सपेंडिचर नहीं ले लेते। तो फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी है, हम लोग क्या लेते हैं, डिप्रिसिएशन। अगर हम लोग ओन कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं उस चीज़ का, डिप्रिसिएशन। और जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उसको रेंट पे लेते हैं तो हम लोग उसका रेंट का एक्सपेंस लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी पूरा जो एसेट का कॉस्ट है वो हम नहीं ले लेते,
फिक्स्ड एसेट्स अगर है तो उसका पूरा कॉस्ट नहीं ले लेते, उसका या तो डेप्रिसिएशन लेंगे या तो उसका रेंट लेंगे, दोनों में से एक, ठीक है। फिर देन हमारे पास सेल्स है, सेल्स रिटर्न्स, मटेरियल परचेज्ड, फ्रेट इनकर्ड, फ्रेट इनकर्ड अगेन आपका 1 हो जाएगा, मटेरियल परचेज्ड 1 हो जाएगा, फिर परचेज रिटर्न भी आपका 1 हो जाएगा, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आपका 2 पे आ जाएगा, बिकॉज ये डायरेक्ट वेजेस का पार्ट बनता है, ठीक है। तो 1 क्या, 1 में हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल कहाँ तक लेते हैं, मटेरियल फैक्ट्री पहुंचने तक जो भी एक्सपेंसेस इनकर होगी मटेरियल का हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो हमने ओपनिंग स्टॉक मतलब उसमें हमारा क्या आ जाएगा, परचेज भी आ जाएगा, प्लस हमारा कैरियज इनवर्ड्स भी आ जाएगा, जो हमने फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया होगा वो हमारा क्या होगा, मटेरियल के कॉस्ट में जुड़ जाएगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहाँ जाता है, 4 में, फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट अगर होगा तो डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा, इनडायरेक्ट अगर होगा तो कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री सुपरविजन इज अगेन 4, रिपेयर्स एंड फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री है तो कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अब ये हीट लाइट पावर रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। हीट लाइट पावर, इसको आप किससे कंफ्यूज मत करना, इसको आप कंफ्यूज मत करना किससे, पावर एंड फ्यूल से, ठीक है। क्यों कंफ्यूज मत करना, क्यों कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये लाइट, हीट लाइट एंड पावर है, ठीक है। लाइट आपका क्या, जनरल लाइट भी है। पावर एंड फ्यूल क्या होता है, पावर एंड फ्यूल हम लोग बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल वगैरह जो हम लोग को डायरेक्टली मशीन में डालनी पड़ती है एंड उससे यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, हमको हेल्प करता है वो मशीन को रन करने में, ठीक है। वो फ्यूल नहीं डालोगे तो मशीन रन नहीं होगा, यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होगा, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू यूनिट्स हो जाते हैं। बट अब इसमें समझो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिर्फ पावर एंड फ्यूल नहीं बोल रहा है, पावर तो बोल रहा है बट उसके साथ लाइट्स भी बोल रहा है, हीट भी बोल रहा है। तो लाइट क्या हो गया, तो फॉर एग्जांपल लाइट इन द सेंस की जो आपके ट्यूबलाइट्स है, नॉर्मल लाइट्स है, वो सब भी इसमें काउंट हो रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, वो पावर एंड फ्यूल जो मशीन में यूज हो रही है उसकी बात नहीं हो रही है, ये आपकी जनरल पावर की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, नॉर्मल लाइट्स की बात हो रही है, नॉर्मल हीटिंग के लिए जो लगता है वो सारी चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, वो आगे देखेंगे कि कहाँ पे है, ठीक है, बट डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा। फिर रेट्स एंड टैक्सेस आ जाते हैं आपके, फिर मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस अगेन आपका ये 4 हो जाएगा। सेल्स कमीशन तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरीज दे रहे हैं, तो जो भी हम लोग सैलरीज दे रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा, जो भी हमारा सेल्स रिलेटेड जो भी हम लोग खर्चा करें, एडवर्टाइजमेंट बी इट, हम लोग कुछ और कर रहे हैं जैसे कमीशन दे रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस करें, क्योंकि सेल एजेंट्स को ट्रैवल भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कहीं पे माल बेचना, मेरा हेड ऑफिस मान लो सेल्स ऑफिस है बैंगलोर में, बट आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में मैं क्या करूँगा, कवर करूँगा, राइट। तो जैसे मान लो अगर दिल्ली में भी होगा, दिल्ली में होगा तो वो नोएडा भी जाएगा, वो गुड़गांव भी जाएगा, वो पंजाब में चंडीगढ़ भी जाएगा, तो ऐसे वो अलग अलग जगह भी जाएगा, वो यूपी में लखनऊ भी जाएगा, तो वो ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस में ही आएगा, ठीक है। देन आता है आपका लास्ट ऑफिस सैलरीज एंड इंटरेस्ट ऑन बोरो फंड। इंटरेस्ट ऑन बोरो फंड कॉस्ट शीट में तो नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कॉस्ट शीट में तो नहीं आता है, ठीक है। और सैलरीज ये क्या आ जाएगा, एडमिन जनरल में आ जाएगा, जनरल नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगेन ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 1 क्या होता था हमारा रॉ मटेरियल और 5 हमारा क्या होता था, WIP। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमारा पेड एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग भी होगा, तो हमारा क्या होता है, कॉस्ट शीट में हम कौन सी एक्सपेंस लेते हैं, पेड लेते हैं, पेबल लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं दोनों, ना सिर्फ पेड लेते हैं ना सिर्फ पेबल लेते हैं, हम लोग लेते हैं दोनों, विच इज पेड प्लस पेबल, जितना हमने पे कर दिया है और जितना हमको पे करना है, और ठीक है। ऐसा होगा तो फिर तो आप कॉस्ट शीट को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। आपको मान लो आपने 10,000 की किसी से सर्विस ली, आप उसको पे नहीं किए हो, आपने सिर्फ 2,000 पे किया, तो आप कॉस्ट शीट में 2,000 इंक्लूड करोगे या 10,000 इंक्लूड करोगे। अगर आप 2,000 इंक्लूड करोगे तो पूरी कॉस्ट शीट गलत हो जाएगी, अब तो ऐसे ही कॉस्ट शीट में कम कर दोगे एक्सपेंसेस ये दिखा के कि हमने तो अभी पे नहीं किया हुआ है, तो इसलिए वो पे में नहीं होता है, पेबल, पेड और पेबल, जो हमने दे चुके वो भी और जो हमको देना बाकी है वो भी, तो दोनों इंक्लूड होगा, जो हमने एक्चुअल एक्सपेंस किया प्लस जो आउटस्टैंडिंग है हमारा, ठीक है।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 में ऐड हो जाएगा, नहीं ये 2 में ऐड हो जाएगा एंड ये 4 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये तो आपका लास्ट में एडजस्टमेंट होगा। फिर आ रहा है डेप्रीसिएशन, ठीक है। जैसा कि हमने बोला था ऊपर में हमने हमको क्या दे दिया, हमको एसेट्स का डिटेल्स दे दिया कि ऑफिस अप्लायंसेस इतना है, प्लांट एंड मशीनरी है, बट हमने क्या बोला, हमने या तो हम रेंट चार्ज करते हैं या तो डेप्रीसिएशन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग क्या करें, पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने एसेट का ऊपर खर्चा किया वो ही हम कॉस्ट शीट में डाल दें, बिकॉज वो ओवर द पीरियड यूज होना है। ऐसा तो नहीं अपने अपनो जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी उससे सिर्फ 100 यूनिट ही बनने हैं, उससे लाखों यूनिट बनने हैं, करेक्ट। उससे सिर्फ 100 यूनिट नहीं बने, उनसे लाखों यूनिट बने, तो इसलिए क्या होता है उसका डेप्रिसिएशन लिया जाता है कि ये 5 साल तक मशीन चलेगी, तो उसके हिसाब से अभी फर्स्ट ईयर में कितना होगा, सेकेंड ईयर में कितना होगा, सेम गोज फॉर रेंट। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे एसेट की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग नीचे एडजस्टमेंट में क्या हुआ, दिया हुआ है डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये एडमिन जनरल में चला जाएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी चले जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, बिल्डिंग भी। अब ये डिपेंड करता है, हमको एक सेकंड आगे का भी पढ़ लेते हैं, 5, 10, 4, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। फर्स्ट इज हीट लाइट पावर, फैक्ट्री ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ 8:1:1, ठीक है, 8:1:1, विच मीन्स क्या हो जाता है, जो भी हमारा लाइट पावर का खर्चा है, हीट लाइट पावर जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं होगा। अब वो किसका एक्सपेंस है हमको अभी तक नहीं पता था, अभी हमको क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया। वो क्वेश्चन में जो भी अगर 10 रुपये खर्चा होता है उसका 8 रुपये जाएगा फैक्ट्री में, 8 रुपये जाएगा कहाँ पे, फैक्ट्री में, 1 रुपये जाएगा कहाँ पे, ऑफिस में, और 1 रुपये जाएगा सेल्स टीम में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8:1:1, विच मीन्स 8 रुपीज, अगर 10 रुपये खर्चा हो रहा है तो 8 रुपीज जाएगा फैक्ट्री में, 1 रुपीज एंड 1 रुपीज, ठीक है। अब आते हैं रेट्स, रेट्स एंड टैक्सेस, 2/3 टू दी फैक्ट्री एंड 1/3 टू दी ऑफिस, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4, हाँ ये आपका बोल रहा है 2/3 आ जाएगा आपका कहाँ पे, फैक्ट्री, एक्सक्यूज मी, 1/3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ऑफिस में, ठीक है। अब आते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग कितना है, 8:1:1, ठीक है, विच मीन्स हमको जो डेप्रिसिएशन रहेगा उसको भी बांटना पड़ेगा, रेट्स एंड टैक्सेस को भी, एंड हीट लाइट एंड पावर को भी क्या करना पड़ेगा, अक्रॉस बांटना पड़ेगा, किसमें फैक्ट्री में, ऑफिस में एंड सेलिंग में। बिकॉज फैक्ट्री वाला जाएगा आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और जो एडमिन जनरल जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल में जाएगा, एंड सेलिंग वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। तो इसलिए बाइफर्केशन करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, ठीक है। ये बुक का कौन सा पेज नंबर है, बुक का 6.3, बुक का पेज नंबर है 6.3, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका अमाउंट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आ जाता है आपका क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड,
इसमें हमको क्या पता है, वर्किंग नोट 1 बन जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, सेम फर्स्ट पेज जो आपका रहेगा वो आपका कॉस्ट शीट बन जाएगा, सेकंड पेज में जो आपका रहेगा वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो अब जल्दी से हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, ठीक है। ये किसका है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हमारे दिमाग में एक चीज तो बैठा है कि रॉ मटेरियल का आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग, ये 3 पॉइंट तो लिखने ही है। क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग परचेजेस क्लोजिंग, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देख के बताओ कितना कितना है, ओपनिंग कितना है, परचेजेस कितना है, क्लोजिंग कितना है। ओपनिंग है हमारा 80,000, नहीं ओपनिंग है हमारा 1,40,000, करेक्ट। और परचेजेस है हमारा मटेरियल परचेज 320, फ्रेड भी है और परचेज रिटर्न भी है, ठीक है, ओके। एंड हमारे पास क्या है 1 में, एंड ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 180, करेक्ट। तो अब हम लोग एक एक करके लिखना शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक है 140। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 180। परचेजेस हमने कितना किया हुआ है, परचेजेस अगर आप क्वेश्चन में देखो परचेजेस दिया हुआ है कितना 320। इसके अलावा हमने क्या चीजें देखी थी, 2 एक्सपेंसेस और थी। क्या था, एक तो हमने परचेज रिटर्न भी किया हुआ था, परचेज रिटर्न भी किया हुआ है, विच मीन्स अगर परचेज को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे माइनस। अगर हमने 100 रुपए की चीज खरीदी, 20 रुपए वापस कर दी सप्लायर को, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 80 रुपीज दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे 100 तो ऐड कर दिया, अभी 20 रुपए कम भी करना है। तो हमारा परचेज रिटर्न कितना है 4,800, ठीक है। इसके बाद एक और क्या है, कैरियज इनवर्ट्स, विच मीन्स सप्लायर से फैक्ट्री लाने का खर्चा, वो भी क्या होगा आपके मटेरियल में जुड़ जाएगा, वो भी आपके मटेरियल में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, फैक्ट्री इनवर्ट्स, फैक्ट्री कैरियज इनवर्ट्स आपका है 16,000, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 16,000। तो नेट मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया आपका, नेट मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 140 प्लस 320 माइनस 180 माइनस 4,800 प्लस 16,000, तो आपका हो गया 291 200, 291 200, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 291 200। फिर आते हैं हमारा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, एक चीज हमने क्या पढ़ा था डायरेक्ट वेजेस में, कि चाहे पेड हो या पेबल, हमको टोटल खर्चा लेना है। हमको क्या लेना है, हमको जितना पे हो चुका वो भी लेना है, जितना पेबल है वो भी लेना है। तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को फैक्टर इन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेड है क्या, द आंसर इज यस 160 है हमारे पास, ठीक है। और कोई है जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, द आंसर इज कितना है आउटस्टैंडिंग है, ये 8,000 आउटस्टैंडिंग है। तो कितना हो जाएगा 160 प्लस 8 168, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे दोनों 160 प्लस 8, हम लोग कितना लेंगे 1,68,000, ठीक है। फिर हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में 3, द आंसर इज नो, हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। विच मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को आप लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका 168 प्लस 291 200 विच कम्स टू 459 200। हम लोग प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए अभी तक, बढ़िया, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमको क्या ऐड करना है, हमको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स।
ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट डाल देंगे, बिकॉज फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास क्या है, मल्टीपल खर्चे हैं, करेक्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास मल्टीपल खर्चे हैं, जैसे फैक्ट्री, हाँ यहाँ से शुरू है, करेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, फिर फैक्ट्री सुपरविजन हो गया, रिपेयर्स हो गया, इन दोनों में भी फैक्ट्री का हिस्सा है, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी हो गया। तो ये सारे क्या है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये स्प्लिट वाला कर लेते हैं, करेक्ट। सबका स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हम लोग को कहीं पे भी क्वेश्चन में ज़रूरत हो वो हमको मिल जाएगा। तो ये स्पेशल एक्सपेंसेस को स्प्लिट कर देते हैं। स्पेशल एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। वर्किंग नोट 2, ठीक है। आपको हमको किस में स्प्लिट करना है, हमको 3 डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट करना है, करेक्ट। कौन से डिपार्टमेंट्स है इसमें, फर्स्ट इज फैक्ट्री है, फिर है हमारा किसका, एडमिन, ये आपका क्या है, जनरल, फिर आपका क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल, ठीक है। पर्टिकुलर्स, एडमिन, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल। तो पहला खर्चा हमारा क्या पे है, हीट लाइट पावर 65,000, हीट लाइट पावर, ये आपका कितना है टोटल, टोटल इज 65,000, और इसको आपको इसमें बांटना है 8:1:1, ठीक है। 65,000 डिवाइड बाई 10, 65,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 8, तो हमारा कितना आ जाएगा 52,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,500, 6,500, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास रेट्स एंड टैक्सेस, 2/3 फैक्ट्री में 1/3 ऑफिस में, ठीक है। रेट्स एंड टैक्सेस 2/3 ऑफिस में 1/3 फैक्ट्री में, 2/3 फैक्ट्री में 1/3 ऑफिस में। रेट्स एंड टैक्सेस ये आ गया 6,300, ठीक है। तो 6,300 कर देंगे, 6,300 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो हमारे पास 4,200 कहाँ पे आ जाएगा, फैक्ट्री में, और 6,300 डिवाइड बाई 3 कर देंगे अगर हम लोग, तो 2,100 कहाँ पे आ जाएगा, ऑफिस में, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये आ गया आपका क्या, रेट्स एंड टैक्सेस। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, द आंसर इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, ठीक है। पहले तो देख लो कि डेप्रिसिएशन का बिल्डिंग का रेट कितना है, 4%। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, वो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 2,00,000 रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारे कितनी, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 2,00,000 रुपए, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना लगना है, 4%, ठीक है। तो 2,00,000 का 4% कितना हो गया, 8,000, तो 8,000 कहाँ हो जाएगा, आपके टोटल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें स्प्लिट करने कितना बोल रहा है, इसमें आपको स्प्लिट कितना करने बोल रहा है, 8:1:1 में करना बोल रहा है, ठीक है। 8:1:1, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6,400, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,400, यहाँ पे आ जाएगा 800, और यहाँ पे आ जाएगा 800, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्या क्या किया हमने, जो भी हमारे एडजस्टेड स्पेशल एक्सपेंसेस थे जो कि स्प्लिट होने थे, वो हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब हमको पता है कि कहाँ पे क्या लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा भी खर्चे होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जब जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे इन चीज़ों का रेफरेंस लेते जाएंगे, करेक्ट। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्किंग नोट 2 लिखा, फिर क्या लिखा, हीट लाइट पावर, हीट लाइट पावर का कितना खर्चा है, 52,000, ये आ गया आपका 52,000।
फिर आपका कितना है रेट्स एंड टैक्सेस का 4200, डेप्रिसिएशन का 6400, रेट्स एंड टैक्सेस का 4200 एंड डेप्रिसिएशन का 6400। तो ये किसका आ गया डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, करेक्ट, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है। और यहाँ पे क्या आ गया रेट्स एंड टैक्सेस। अब आते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं बाकी क्या खर्चे हैं हमारे पास जो 4 से रिलेट करते हैं। द आंसर इज की इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज एंड फैक्ट्री सुपरविजन, ठीक है। और ये हमने और रिपेयर्स हो गया, ठीक है, तो ये 3 हो गया। और क्या मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो जाएगा 18,700। और यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग में कोई एडजस्टमेंट है, द आंसर इज यस। आउटस्टैंडिंग में क्या है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज, ये 4 आ गया विच इज 1200, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग क्या कर देंगे मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका 8000 नॉर्मल एक्सपेंस था प्लस 1200। 8000 था कितना था एक से 8000 था कि कितना था इनडायरेक्ट का था 18000, सॉरी 18000 था, 18000 प्लस 1200 विच इज 19200, ठीक है। अब उसके बाद क्या था फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन का कितना था फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन का आपका कॉस्ट दिया हुआ है 10,000। फिर क्या हुआ आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फिर क्या हुआ बुक में क्या दिया हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आपका है 14,000, करेक्ट। उसके बाद आपका क्या बचता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना है 14,000। उसके बाद मिसलेनियस वाला बचा हुआ है, मिसलेनियस इज 18,700, मिसलेनियस 18,700। ये आपका टोटल हो जाएगा 52,000 प्लस 4200 प्लस 6400 प्लस 19,200 प्लस 24,000 प्लस 18,700, ठीक है। अब और कुछ है एक बार हम लोग चेक कर लेते कि हमारे पास और कुछ छूट रहा है या हमने सारा चीज कवर कर लिया, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स में मल्टीपल एडजस्टमेंट्स थे, ठीक है। हमने बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ले लिया, हमने प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिया, द आंसर इज नो, हमने प्लांट एंड का डेप्रिसिएशन नहीं लिया हुआ है। इसमें क्या है ना हमने ये वाला तो कवर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड का नहीं आएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑन, और ये वाला तो जनरल में चला जाएगा एडमिन जनरल, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का 10% है, ये हमने क्या हुआ नहीं लिया हुआ, प्लांट एंड मशीनरी का 10%, तो इसका कितना हो जाएगा 460,500 का 10%। डेप्रिसिएशन किसका प्लांट एंड मशीनरी का, ये आपका 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% का डेप्रिसिएशन वुड बी 46,050, 46,050, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 170,550, ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि सारा चीज क्या हो रहा होगा कवर हो रहा हो, ठीक है। तो क्योंकि देख लो अब कितने सारे एडजस्टमेंट्स हैं तो हाई चांसेस है इसमें से कुछ मिस हो जाए, तो इसलिए हमको क्रॉस चेक कर लेना है कि हमारा कुछ मिस नहीं हो रहा है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद हमारे क्या आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP। हमारे क्वेश्चन में WIP दिया हुआ है, द आंसर इज यस, हमारे क्वेश्चन में WIP दिया हुआ है। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP 192 दिया हुआ है, 2 लाख एंड 192, ये आपका कितना है 2 लाख एंड 192, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसको हम लोग ऐड करके रख लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे 459,200 विच बिकम्स 629,750, ठीक है। फिर ये ऐड माइनस कर देंगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग WIP, यहाँ पे भी WIP,
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इसमें से हम लोग को कितना ऐड प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 637,750, 637,750। ठीक है, क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्वेश्चन में, कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा दिया हुआ है क्या? द आंसर इज नहीं, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी हमने सीओपी रिलेटेड खर्चा देखा नहीं, विच मीन्स तो हमारा जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया वही हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करना पड़ता है हमको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। किसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम हो जाएगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो हमको यहाँ पे क्या चेक करना है, हमको कोई एडजस्टमेंट दिया डायरेक्टली, अगर या तो हमको डायरेक्टली कॉस्ट दिया होगा या तो हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, करेक्ट, फिनिश गुड्स कितना है 80,000 और क्लोजिंग में कितना है फिनिश गुड्स, क्लोजिंग में 115 दिया हुआ है, करेक्ट, कितना दिया हुआ है 115। तो 80,000 आपका ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा 115 आपका माइनस, प्लस 80,000 माइनस 100। इससे आपको क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका इसमें से, इससे आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हमारा क्या बचता है, जनरल नेचर के, एडमिन जनरल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, एडमिन ओवरहेड्स, किस चीज़ के, जनरल नेचर के। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, और हमारे पास बचेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ से ही प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6500 प्लस 2100 प्लस 800। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 9400 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6500 प्लस 800 आपका आ जाएगा 7300। तो 9400 या तो यहाँ पे 9400 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7300। और क्या एक्सपेंसेस है जो हमारे यहाँ पे इंक्लूड करना है, पहले एडमिन का कंप्लीट कर लेते हैं। एडमिन में और कुछ है हमारे पास, ऑफिस एम्प्लायंसेस का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं 17,400 का यहाँ पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%, तो 17,400 का 4%, यह आता है आपका 696। ये आपका कितना आ जाएगा 696। 5% है ना, एक से 17 कितना अमाउंट था ऑफिस एम्प्लायंसेस का 17,400 का 5% है, 4% है, 5%, सॉरी, ये आपका 5%, तो ये आपका आ जाएगा 870। क्या आ जाएगा 870। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या ऐड हो जाएगा 870। ठीक है, और क्या खर्चा है हमारा जो कि एडमिन से रिलेटेड है, ऑफिस सैलरीज है 8,600 और कुछ हमने मार्क किया था ऐसा,
ये तो हमने तीनों के एडजस्टमेंट कर लिए, ये ऑफिस का भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का भी हो गया, ये बिल्डिंग का तो वहीं पे हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ एक ये बच रहा है सैलरीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सैलरीज हमारा कितना है 8600, तो ये हमारा कितना हो जाता है ऐड करने के बाद 870 प्लस 9400 इज इक्वल्स टू 18870। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ऊपर में कुछ एडजस्टमेंट है, द आंसर इज नो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ये तीन आ जाता है। ठीक है, इन तीनों का सम कितना हो जाता है 33,600 प्लस 11,000 प्लस 22,500, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 67,100, और प्लस ये 18,000 भी आ जाएगा, प्लस 18,000 प्लस 18,000, तो ये क्या हो जाएगा 85,100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा 92,400। इसको अगर अपन सम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 92,400, 18,870 प्लस 602,750 विच विल कम टू 714,020। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे क्या क्या मांगा है, एक तो बोला है हमको प्रिपेयर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, और हमको बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने, हमने ये क्या कर दिया, निकाल लिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकालने, वो भी हमने निकाल दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये भी हमने निकाल दिया। अब हमको क्या प्रिपेयर करना है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एक बार बना लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका P&L। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा आपका ग्रॉस सेल्स। ठीक है, अब हमको सेल्स दिया हुआ है, कहीं पे सेल्स दिया हुआ है, द आंसर इज यस, ये हमको सेल्स दिया हुआ है 768, और रिटर्न भी दिया हुआ है साथ में, सेल्स रिटर्न। हम लोगों को क्या है, इसको नेट ऑफ करना पड़ेगा, द आंसर इज यस, हमको इन दोनों को नेट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 768 एंड ये आपका आ गया 14,000 माइनस सेल्स रिटर्न। ये क्या आ जाएगा आपका, नेट सेल्स आ जाएगा। फिर इसके बाद हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, हमको कॉग्स माइनस करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। करेक्ट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस हमको क्या कंसोलिडेटेड P&L दिखाना है। तो हमारा जो भी सामान बिका है उसके अगेंस्ट में हमने कितना खर्चा इनकर किया है, तो विच इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। करेक्ट, तो ये सेल के अगेंस्ट, इतना सेल करने के अगेंस्ट हमने क्या किया, इतना खर्चा किया हुआ है। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या आ जाएगा 714,020। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा कितना 768 माइनस 14,000 माइनस 714,020 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 39,980। ये हमारा क्या हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद ऐसा कोई कॉस्ट है जो हम क्या देखना है, इसके बाद कोई ऐसा कॉस्ट है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बट हमने कहाँ पे नहीं लिया हुआ है, कॉस्ट शीट में नहीं लिया हुआ, बिकॉज कॉस्ट शीट में हमने ये तो ले लिया है ना, और सेल्स भी ले लिया। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कोई ऐसा एक्सपेंस जो कॉस्ट शीट में नहीं आता है बट हमारे P&L में आता है। कोई है ऐसा एडजस्टमेंट, ये वाला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। क्या हमने इसको लिया था, नहीं, हमने क्या बोला था कॉस्ट शीट में ये नहीं आता बट P&L में आता है क्या, द आंसर इज यस। तो इसका कितना है 2,000। इसका और भी कुछ आउटस्टैंडिंग है, द आंसर इज यस, आउटस्टैंडिंग में कितना है 2,000। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के हमको क्या इंटरेस्ट का खर्चा भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये कितना हो जाएगा हमारा 4,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया
35,980, ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको समझा कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमको कहाँ नहीं लेना है, हमको ऊपर कॉस्ट शीट में नहीं लेना है, बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट जब हम लोग को बोल रहे हैं, कौन से हम लोग को क्या बोल रहे हैं, पीएल ड्रॉ करने के लिए, क्या पीएल में आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? द आंसर इज यस। तो इसलिए हमने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद, बिकॉज बाकी सारे एक्सपेंसेस तो हमने कहाँ पे ले लिए, अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट शीट में ले लिया। अब इसके अलावा कौन सा खर्चा बचा हुआ है जो हमने कॉस्ट शीट में नहीं ली बट पीएल में आती है, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, वो भी हमने क्या किया, वो भी हमने ले लिया। तो दिस इज डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो इस चीज को, है ना। ठीक है, आई होप आप लोग का लिख के हो गया। याद है कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि हमारा क्या था कि 30% यूटिलाइजेशन में क्या होगा एंड 70% यूटिलाइजेशन में क्या होगा। आज वैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा वो वाला क्वेश्चन तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अगर नहीं भी किया होगा तो अभी हम क्या करेंगे, साथ में फिर से एक और केस सिनेरियो वाला करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लाइट है, पूरा पूरा कॉस्ट शीट नहीं बनना है। देखो वो क्या होता है ना, पूरा कॉस्ट शीट बनाने में बहुत एनर्जी कंज्यूम होता है। सारा एडजस्टमेंट आपको याद रखो कि कहाँ पे कौन सा आता है, क्या सीक्वेंस आता है, एंड देन उसके बाद उसको लिखो, तो वो काफ़ी क्या हो जाता है, कंज्यूम कर लेता है। बट ऐसे सिनेरियोज वाले थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है, बस अपना लॉजिक यूज़ करना पड़ता है, एंड देन आपको क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। एंड दिस इज मच मोर क्लोजर टू रियलिटी, एंड एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है कि हमको लीज में लेना, हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। जब आप फाइनेंस में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक्चुअली ऐसे ही कैलकुलेट करने को मिलता है कि आपको बोला जाएगा कि फाइनेंस लीज करना चाहिए या रेंट पे लेना या बेच देना, खरीद लेना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस पे आपको क्या करना पड़ता है, इवैल्यूएट करने पड़ते हैं कि कहाँ पे हमारा बेस्ट केस सिनेरियो सिचुएशन बैठता है। तो वैसा होता है। तो मेरे को याद है आज भी एमजी मोटर्स में हमको ऐसा था कि मीडिया कार था, तो मीडिया कार को क्या हमको लीज में देना चाहिए या हमको एक लोअर कॉस्ट में बेच देना चाहिए, कौन से में हम लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो वो मीडिया कंपनी के अगेंस्ट इवैल्यूएट हो रहा था कि हम लोग एक मीडिया कार बना देंगे जो सारे हम मीडियाज को सर्कुलेट करते रहेंगे। तो एक एजेंसी को क्या करेंगे हम लोग, वो कार या तो उनको लीज में दे सकते हैं या तो फिर उस एजेंसी को हम लोग क्या करते हैं, वो कार बेच दे जाता है लोअर कॉस्ट। तो वो हमने इवेलुएट किया वैसा सिचुएशन। तो ये सिचुएशंस आर मोर क्या है, मोर क्लोजर टू योर रियलिटी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका पेज 6.17। ठीक है, XYZ Limited is engaged in manufacturing of toys. It can produce 4,20,000 toys, 70% capacity on per annum basis, which means 4,20,000 यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, बट 4,20,000 इसके फुल कैपेसिटी क्या? द आंसर इज नो, ये सिर्फ 70% ऑफ कैपेसिटी इज 4,20,000। ठीक है, तो अगर मैं आपको निकालने बोलूँ कि इसकी फुल कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी फुल कैपेसिटी निकालने के लिए 4,20,000 कितना परसेंट है,
द आंसर इज ये आपका 70% है, ठीक है। तो 100% कितना होगा, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 70% कर दोगे, तो ये आ जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका आ जाएगा 6 लाख। ये आपका कितना आ जाएगा 6 लाख। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 6 लाख, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक समझा क्या। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप 100 यूनिट्स बनाते हो, कितने यूनिट्स बनाते हो 100 यूनिट्स, टोटल मशीन की कैपेसिटी 100 यूनिट्स, बट मैं बोल रहा हूँ इसकी 70% कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 70% कैपेसिटी कितनी होगी 70 होगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मान लो ये ऊपर का दिया ही नहीं है कि 100% कैपेसिटी आपको दिया ही नहीं है, आपको सीधा बोला है कि 70% अभी 70 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है एंड इट इज ट्रेंडिंग एट 70% कैपेसिटी, तो आपको 100% कितना हो जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, जितना भी आपका यूनिट्स दिया हो वो डिवाइडेड बाय वो कितना, मतलब कितना परसेंट ऑफ वो है कैपेसिटी है, तो विच इज 70%, तो 70 डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, समझ गए। तो उसी लॉजिक से क्या किया हमने, यहाँ पे बोला 420 ट्वाइस है वो 70% कैपेसिटी में, तो हमने क्या किया 420 डिवाइड बाय क्या कर दिया 70, तो हमारे पास कितना आ गया 6 लाख, ठीक है। द कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सेल प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। इट हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट मटेरियल 60 पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है 30 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 60 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 30 पर यूनिट। फिर क्या दिया हुआ है इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, फिर क्या दिया हुआ है इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में क्या दिया हुआ है दो चीजें, एक तो फिक्स्ड 65,50,000, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि आपका ये फिक्स है, ठीक है। अब चाहे साल में कितना भी यूज करो नहीं करो इतना एक फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे फिक्स कॉस्ट का क्या एग्जांपल होता है कि फिक्स कॉस्ट ऐसा होता है कि एक मिनिमम, मतलब ये होता है कि आपको वो खर्चा इनकर करना ही करना है, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है जितना पर यूनिट बनता जाएगा उतना आपका कॉस्ट वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो रेंट देना हुआ है, कोई कोई भी एक रेंट है फिक्स, रेंट भी एक फिक्स तरीके का नेचर होता है कि मान लो आपने कोई जगह ले ली, ठीक है, वो जगह आपने ली 1,00,000 रुपए रेंट पे, तो अब 1,00,000 रुपए रेंट में लेने के बाद आप ये बताओ कि आप चाहे उसमें बिजनेस करो या नहीं करो, अब क्या आपको रेंट देना पड़ेगा, द आंसर इज यस। क्या वो आपका फिक्स नेचर का एक्सपेंस हुआ, द आंसर इज यस, कि आपका वो इररेस्पेक्टिव कि कितना है वो आपको उतना खर्चा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो दूसरी चीजें इन द सेंस कोई भी जो वेरिएबल नेचर की हो, तो आपको जितना कंज्यूम करोगे आप उतना क्या हो जाएगा वो खर्चा बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी हो, पेट्रोल जैसी चीजें हो जो कि क्या होती है वेरिएबल होती है, मान लो अपने होम डिलीवरी कर रही है उसमें लिए आपको पेट्रोल लग रहा है, तो जितना ज्यादा ऑर्डर बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बिकॉज उतना ज्यादा डिलीवर होगा उतना ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम होगा, ठीक है। वो हो जाता है आपका वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या होता है, सेमी वेरिएबल में होता है कि कुछ एक्सटेंट तक वो फिक्स होता है और कुछ एक्सटेंट तक वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल का उसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि होता है 5 लाख पर एनम अप टू 60% कैपेसिटी, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि 50,000 फॉर एवरी 5% इंक्रीज इन द कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ अप टू 80%। तो ये बोल रहा है कि 60% कैपेसिटी तक, मान लो आप अगर 10% भी कर रहे हो, 20% कर रहे हो, 30%, 60% तक आपको 5 लाख का खर्चा लगना ही लगना है, 60% तक आपको 5 लाख का खर्चा लगना ही लगना है, चाहे आप 10% प्रोड्यूस करो, 20 करो, 30 करो, 40 करो, ठीक है। बट बोल रहे हैं 60 के ऊपर आप जितना भी बढ़ते जाओगे आपका क्या होगा कॉस्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको सेमी वेरिएबल बोलते हैं कि कुछ एक्सटेंट तक क्या होगा आपका फिक्स हो गया, 60% करो या 0% करो आपको 5 लाख रुपीज लगना ही लगना है, विच मीन्स फिक्स्ड हो गया। बट वो बोला कि जैसे 60 के ऊपर बढ़ेगा, 65 होगा, 67 होगा, 70 हो जाएगा, उसमें क्या होगा आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा।
तो क्या हुआ, एक पोर्शन तक तो फिक्स था, उसके बाद क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो 60% तक फिक्स है, उसके बाद बोल रहा है कि हर 5% इंक्रीज पे, या 5 या 5 से कम अगर इंक्रीज होता है तो उस पर 50,000 की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर मान लो 60 से 65 होता है तो 50,000 की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। 65 से 70 हो जाता है तो 2 बार 5% प्लस हो गया, तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी ये, तो ये आपकी 50 प्लस 50 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, बट ये कब तक है, अप टू 80% तक है। अप टू 80% तक ये हर 5% की इंक्रीज में 50,000 की कॉस्ट इंक्रीज होगी। बट देयर आफ्टर 75,000 फॉर एवरी 10% इंक्रीज। उसके बाद हर 10% इंक्रीज, तो 5% तक आप 80 तक पहुंच जाओगे। उसके बाद अब 10% या 10% से कम थोड़ा भी इंक्रीज होता है तो आपका सीधा सीधा खर्चा कितना बढ़ेगा, 75,000 से बढ़ेगा। इसके पहले सब 5-5% से हो रहा था, अभी बोला 80 तक 5-5%। उसके बाद जो आपको खर्चा होगा वो 10% से 10% या उससे कम भी बढ़ता है तो 75,000 तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल बोलो कि 80% तो हो गया, अब 80% तक कॉस्ट इंकर हो गया। अब अगर 80 to 87 जा रहे हैं तो हमारा कितना खर्चा होगा, द आंसर इज 75,000। ठीक है, 80 से 89% जा रहे हैं तो हमारा एडिशनल कितना खर्चा होगा, एडिशनल हमारा फिर भी कितना रहेगा, 75,000। 83% जा रहे हैं तो भी हमारा क्या रहेगा, 75,000, क्योंकि इधर में क्या बोल रहा है, एवरी 10% इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ, कि 10% हो या उसका कुछ पार्ट हो तो भी हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 75,000। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब कंपनी का डिजायर क्या है, कंपनी का डिजायर है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25 lakhs। ठीक है, 25 lakhs का क्या करना है, उनको प्रॉफिट कमाना है। Company has planned that the factory will operate at 50% capacity for first 6 months of the year. पहले 6 months में 50% कैपेसिटी रहेगी, विच मीन्स हमारा साल भर का कैपेसिटी कितना है, 6 लाख रुपए। 50% कैपेसिटी कितना हो गया, 3 लाख रुपए। ठीक है, और एक ये ध्यान रखना पर एनम है, पर एनम है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको फर्स्ट तो 50% लगाना पड़ेगा, प्लस हमको क्या करना पड़ेगा, मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पर एनम वर्ड यूज, पर एनम। उसके बाद क्या बोल रहा है, 75% कैपेसिटी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितना होगा, तो 6 महीने गुजर गए तो हमने कितना कैपेसिटी किया, 50% कैपेसिटी हम काम करते गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 महीना हमने क्या किया, 75% कैपेसिटी में किया। For the balance 3 months the factory will operate at full capacity which means 100% capacity। लास्ट के 3 मंथ्स में हम क्या करेंगे, 100% कैपेसिटी में चलेंगे। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच टॉय शुड बी सोल्ड टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है हमारा, 25 लाख रुपए। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है हमारा, 25 lakhs। गिवन द अबव सिनेरियो एडवाइज वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट एन ऑफर टू सेल अ टॉय एट 130 एंड 129। ठीक है, तो ये कब पूछा गया, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर Jan 21 में, प्रीवियस ईयर Jan 21। ठीक है, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बट इसमें कौन से 3 सिनेरियोज बनाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर हमको साल भर की कॉस्ट निकालनी है तो यहाँ पे हमको साल भर में क्या दिया हुआ है, 3 सिचुएशन दिया हुआ है। कौन से सिचुएशन दिए हुए हैं, एक बोला कि हमको 50% कैपेसिटी में चल रहा है शुरू के 6 महीने, फिर बोला कि हमारा 75% कैपेसिटी नेक्स्ट 3 मंथ्स में चल रहा है। उसके बाद हमको बोला उसके बाद के 3 मंथ्स में और कितना कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी में चल रहा है। तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स निकालना पड़ेगा कि कौन से महीने में कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए। बिकॉज क्यों, क्या रीजन है, बिकॉज आपका सारा कॉस्ट जो है वो पर यूनिट दिया हुआ है, पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट। तो बहुत सारी चीजें आपके पर यूनिट दी है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि कौन से मंथ्स में हमारे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है, तो ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे आप। फॉर्मेट में इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 3 सिचुएशन आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला आपका क्या आ जाएगा, टोटल। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। यहाँ पे कितना है, 50%, यहाँ पे कितना है, 75%, एंड यहाँ पे कितना है, 100%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक नोट बना के, वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स कर लेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, पहले 6 मंथ्स में हमारे क्या थे, तो 6 लाख पर एनम है। ठीक है, हमने क्वेश्चन से निकाल लिया था कि यूटिलाइजेशन से 6 लाख पर एनम। ठीक है, हम कितने परसेंट यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, द आंसर इज 50%। हम कितने महीने इस चीज़ को निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं, तो कितना महीने, ये साल है पर एनम है, उसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे कि हमने 6 महीने किए साल भर में से, तो हमने क्या किया, 6 महीना किया कितने में से, साल भर से। तो पहले हम लोग 1 महीने का निकाल लिए, 1 महीने निकाल के मल्टीप्लाई में 6 कर दिया, तो 6 लाख का 50% इज इक्वल्स टू 3 लाख। 3 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू कितना आपका, 1.5 लाख, इज इक्वल्स टू कितना आपका, 1.5 लाख। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कितना करोगे, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप 6 लाख से आप 75% करोगे इंटू 3/12, तो दिस कम्स टू 6 लैक्स का 75% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 1,12,500 यूनिट्स। फिर लास्ट के 3 मंथ्स में आप क्या करोगे, 6 लैक्स इंटू 100% इंटू 3/12, तो 6 लैक्स इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 1.5 लाख यूनिट्स। ठीक है, अब आपको पता चल गया कितना है, तो फर्स्ट आपका कितना है, फर्स्ट में आपका 1,50,000 यूनिट्स है, यहाँ पे भी आपका 1,50,000 यूनिट्स है, और यहाँ पे 112,500 यूनिट्स, तो टोटल कितना हो गया, 412,500 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बन गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक खर्चा देखते जाएंगे। ठीक है, एक एक खर्चा कितना हुआ। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा इसमें, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना बोला हुआ है, 60, करेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल बोला हुआ है 60 एंड डायरेक्ट लेबर बोला हुआ है 30। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में हम लोग क्या कर देंगे, एग्जांपल में 1,50,000 इंटू 60, 1,50,000 इंटू 60 कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया, 90 lakhs। सेम हमारा क्या पर लास्ट केस में भी सेम यूनिट्स है, तो सेम लास्ट में भी हो जाएगा 90 lakhs। अब यहाँ पे यूनिट्स, क्योंकि यूनिट सेम है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1,50,000 हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 112,500 मल्टीप्लाइड बाय 60, 112,500 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू 67,50,000। ठीक है, इज इक्वल्स टू 67,50,000। सेम आपको करना है किसके लिए, डायरेक्ट लेबर के लिए। डायरेक्ट लेबर में आपको कितना बोला है, 30, तो अब सेम चीज़ हर को किस में कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 30, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 45 lakhs, 45 lakhs। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 33,70। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल भी साथ में लिखते जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 247,50, 247,50, और ये 90 lakhs, 90 आपका ये हो जाएगा 1,23,75,000। ठीक है, उसके बाद आपके कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, उसके बाद ये हो गया आपका
डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, करेक्ट। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिक्स पर एनम है, तो हम लोग क्या होगा, फिक्स क्या वो प्रोडक्शन या यूनिट से रिलेटेड है, नहीं, फिक्स आपका फिक्स है पर एनम, तो उसको क्या करेंगे हम लोग इक्वली, मतलब जितना मंथ्स है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो टोटल कितना है, थर्ड इज इनडायरेक्ट, क्या हमारे पास ओवरहेड्स, उसमें फर्स्ट नेचर क्या है, फिक्स्ड हमारा कितना है 65 लाख, 65,50,000। तो अब 65,50,000 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, 65,50,000 का हो जाएगा 6/12। सेम यहाँ पे हो जाएगा 3/12 और यहाँ पे हो जाएगा 3/12, ठीक है। तो 65,50 इंटू 6/12, 3275, और 6550 इंटू 3/12 इज इक्वल्स टू 16,37,500, 16,37,500। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, उसके नेक्स्ट बात बोला कि एक इनडायरेक्ट ओवरहेड में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे क्या कितना बोला हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट बोला है 15 पर यूनिट। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएबल क्या होता है, आपका यूनिट से लिंक होगा। अगर वेरिएबल आपके यूनिट से लिंक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 इंटू 15, 22,50,000, क्योंकि वेरिएबल कितना है 15 पर यूनिट। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 22,50,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 112,500 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो आपका 16 लाख नहीं, एक सेकंड, ये आ जाएगा 112,500 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 16,87,500। तो ये आ जाएगा 61,87,500। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सेमी वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमने सारे कवर कर लिए, यहाँ पे हमने फिक्स कवर कर लिया, यहाँ पे हमने वेरिएबल कवर कर लिया। अब आता है बारी किसका, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, जैसा कि हमने पढ़ा, एक एक्सटेंट तक फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, क्या बोला कि किस एक्सटेंट तक फिक्स रहेगा, 5 लाख रुपए जो खर्चा है वो 60% कैपेसिटी तो फिक्स रहेगा। तो क्या हम लोग 50% कैपेसिटी कर रहे हैं तो भी ये खर्चा उतना ही रहेगा, द आंसर इज यस, क्योंकि ये फिक्स है कि इतना आपको फिक्स है। तो सेमी वेरिएबल में क्या होता है, एक एक्सटेंट तक आपका फिक्स होता है और बाकी एक्सटेंट तक क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है। तो अगर हम लोग 60% बोल रहे हैं कि 60% में 5 लाख का खर्चा फिक्स है, तो क्या उससे कम भी करेंगे तो 5 लाख होगा, द आंसर इज यस। जीरो भी करेंगे तो 5 लाख होगा, द आंसर इज यस, ठीक है। फिर उसके बाद 50,000 फॉर एवरी 5% इंक्रीज। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट 2, ठीक है। वर्किंग नोट 2 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिनेरियोज है, ठीक है। एक तो हो गया 6 मंथ्स के लिए हमारे पास कितना है, कैपेसिटी जो यूटिलाइज है 50%, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितना है 75%, और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितना है 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या है, फिक्स्ड अप टू 60%, ठीक है। कितना है हमारा 5 लाख रुपए, तो 60% तक हमको 5 लाख तो खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप 50% भी करो तो भी आपका 5 लाख रहेगा, ठीक है। एंड ये 60 तक आपको 5 लाख तो करना ही करना है, ठीक है। तो बाकी में भी 5 लाख रहेगा, बिकॉज बाकी भी 50 से ऊपर है, करेक्ट। तो 5 लाख तो सब में खर्चा लगना ही लगना है, मिनिमम फिक्स है। आप इरेस्पेक्टिव कितना भी करो 5 लाख आपको तो होना ही होना है, ठीक है।
अब इस केस में क्या हुआ, 5 लाख ये फिक्स्ड है, 5 लाख रुपए फिक्स्ड है, बट अप टू कितना है 60%। क्या हमने 60% से ज्यादा प्रोडक्शन कर ली? द आंसर इज यस, हमने 75% यूटिलाइजेशन कर लिया। क्या ये 75% में हमारा क्या आएगा? क्या 75% पे क्या हमारा कॉस्ट कितने से बढ़ेगा? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 50,000 बढ़ेगा फॉर एवरी 5% इंक्रीज। 50,000 बढ़ेगा फॉर एवरी 5% इंक्रीज, किसके ऊपर? 60, क्योंकि 60 तक तो हमारा फिक्स है, तो 60 के ऊपर जितना हमारा बढ़ता जाएगा उसमें एवरी 5% इंक्रीज के लिए 50,000 बढ़ेगा। बट अप टू कितना है? 80,000। तो क्या हमारे ये अप टू 80 है? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा वेरिएबल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75% माइनस कितना है 60% इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 15%, ठीक है। 15% है। अब ये हर 5% के लिए कितना बोला है? फॉर एवरी 5% कितना बोला है? 50,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस 15 को हम लोग किस में तोड़ देंगे? 5 इंटू 3, ठीक है। तो विच मीन्स 3 बार 5-5% बढ़ रहा है, तो विच मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 50,000। विच मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 1.5 लाख रुपए। ये आ गया हमारा 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब इसके केस में कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है कि देखो 60 तक तो हमने क्या कर लिया, अप टू 60 तक, ये अप टू 60 तक हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि 5-5% में 50,000 बढ़ेगा, बट कब तक? 80% तक। तो विच मीन्स 80% के ऊपर अगर बढ़ता है तो हमारा कॉस्ट कितना सा बढ़ेगा? फिर उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारा कॉस्ट जो बढ़ेगा वो हर 10% इंक्रीज में 75,000 बढ़ेगा, ठीक है। विच मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, अप टू 80% कितना कॉस्ट आ जाएगा? अप टू 80% हमारा आ जाएगा कितना? 5% का कितना हो जाएगा? 5% इंटू 4 टाइम्स, ठीक है। विच मीन्स क्या कर देंगे हम लोग, एक सेकंड, इसको कर देंगे कि हमारा कितना 60 से ऊपर है, तो 60 से ऊपर जो है वो हमारा कितना है? तो 80% माइनस 60%, तो विच मीन्स 20% हमारा है। और हमको कितना परसेंट है? हर 5% इंक्रीज में 50,000 है, ठीक है। हर 5% इंक्रीज में 50,000 है, तो टोटल कितने बार 5-5% करके बढ़ रहा है? 4 बार, ठीक है। तो 4 इंटू 50,000, ये कितना हो गया आपका? 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए, ठीक है, एक ही हो जाएगा। फिर अब बोल रहा है कि उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोल रहा, हर 10% इंक्रीज में आपका कितना बढ़ेगा? 75। तो 80 तक तो हमने कर लिया, उसके बाद 90 फिर 100, 2 बार 10-10 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70, 2 बार 10-10 हो रहा है, विच मीन्स 2 इंटू 75,000, ये हो गया आपका 1,50,000। तो ये टोटल आपका कितना हो जाता है? 3,50,000, ये हो गया 350। तो आपके टोटल कॉस्ट कितने हो जाते हैं सेमी वेरिएबल में? 5 lakhs, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 6,50,000, और यहाँ पे अगर आपका हो गया 8,50,000, ठीक है। तो ये आ गया 5 लाख, 6,50,000, 8,50,000। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, यहाँ पे आ गया आपका 5 लाख। एक सेकेंड, इसको लिखने से पहले ये कॉस्ट जो हमने क्या किया, ये सारे कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट किए, ये पर एनम बेसिस पे कैलकुलेट किए, करेक्ट। ये आ गया पर एनम, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये 5 लाख रुपीज किसके लिए बोला है? पर एनम के लिए बोला है। बट यहाँ पे हमने कैलकुलेट तो पर एनम के बेसिस में किया, बट क्या हमने ये साल भर किया? नहीं, हमने कितना किया? 6 महीने के लिए। यहाँ पे कितना किया? 3 महीने के लिए। यहाँ पे कितना किया? 3 महीने के। तो क्या हमको इसमें इसको एनुअल से मंथली कन्वर्ट करना चाहिए? द आंसर इज यस।
तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 महीने के लिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे मतलब हमको 6 महीने का ही चाहिए, तो 6 महीना हमने किया हुआ है और साल भर का कॉस्ट है, तो डिवाइड बाय 12 तो पर मंथ का निकल जाएगा, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 6। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा, पहले डिवाइड बाय 12 करके मंथली निकाल लेंगे एंड देन फिर हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। सेम यहाँ पे साल भर है, ये साल भर की कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ मंथ्स है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000, यहाँ पे आ जाएगा 650 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 162,500, ठीक है, फिर 850 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 850 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आपका आ जाएगा 2,12,500। ये आपका रेलेवेंट मंथ्स के लिए 6 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमने निकाला ये पूरा एनुअल का निकाला, अब उसको एनुअल से रेस्पेक्टिव पीरियड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हम लोग मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 250, यहाँ पे आ जाएगा 162,500 और उसके बाद कितना आएगा 212,500, तो ये आपका आ गया 6,25,000। अब आते हैं टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,47,50,000 प्लस 1,23,75,000 प्लस 65,50,000 प्लस 61,87,500 प्लस 6,25,000, तो ये आ गया आपका कितना 5,04,87,500, ठीक है, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना है, हमको कितना डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिजायर्ड प्रॉफिट जो चाहिए हमको वो, तो ये अगर हमको प्रॉफिट कमाना है तो हमको ये प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, इतना कॉस्ट हो रहा है इतना हमको और प्रॉफिट कमाना है, तो टोटल हमारे पास सेल वैल्यू आ जाएगी, तो ये है 5,29,87,500, ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू कितना आ गया आपका 5 करोड़। अब आपको पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि साल भर में अपने कितना कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 4,12,500, तो डिवाइड कर देंगे 4,12,500, तो हमारे पास पर यूनिट कितना आ जाएगा, पर यूनिट कितना आ जाएगा, तो 4,12,500 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 128.45, 128.45, तो हमको 128.45 में बेचना पड़ेगा ताकि हम लोग ये डिजायर्ड प्रॉफिट ले पाए। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गिवन द अबव सिनेरियो एडवाइज वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट टू सेल द टॉय एट 130 एंड 129, क्या हमको 130 एंड 129 में बेचना चाहिए, द आंसर इज यस, बिकॉज हमारा 128.45 में ही हमका डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव हो जाए, तो अगर हम लोग 129 130 में बेचेंगे तो हमारा और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, विच मीन्स 25 लाख से भी ज्यादा होगा, ठीक है, विच मीन्स हमको ये बेचना चाहिए गिवन 129 130, बट एनीथिंग अबव 128.45 हमको कर देना चाहिए, बिकॉज हमारा 128.45 में डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव हो जा रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ कंप्लीट डन, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो डन। आप ये एक बार वो कर लो, आप लिख लो आप।
ठीक है, अब अगर लिखे होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 8। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को चालू करेंगे। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। तो यहाँ पे अगेन हमको क्या ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्या है, ये ईयर का है या फिर हमको ये देख लेना है कि ये ईयर का है या फिर मंथ का है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, मंथ का है। तो अगर हमको कोई भी ईयर वाइज एक्सपेंस दिया होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। तो इस पे आते हैं, फर्स्ट हम मार्क करते जाएंगे, हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं तो क्या करते जाते हैं, मार्क करते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट। वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमारा जनरली क्या फिफ्थ पॉइंट होता है, क्योंकि याद रखना है कि डायरेक्ट 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 मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आता है हमारा क्या, फैक्ट्री, WIP एंड एडमिन। फैक्ट्री इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, WIP का क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, देन हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब कॉस्ट रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद दो चीज़ें हो जाती है, उसके बाद दो चीज़ें कौन सी, फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 का क्या क्या होता है, 1 इज फॉर रॉ मटेरियल, 2 इज फॉर डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस, 3 इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 4th इज फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स, 5th इज फॉर WIP। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल है, फिर आपका कैरियज इनवर्ड्स है, फिर आपका डायरेक्ट वेजेस विच इज ट्रू 2 है ना, फिर आता है कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। स्पेशल ड्राइंग आपका क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग जब भी आप अगर लिखा है कि हायर कर रहे हो स्पेशल इक्विपमेंट्स या आप स्पेशल ड्राइंग्स वगैरह कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, तो वो आपका किस में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट, अगर आपने प्लांट के लिए हायर चार्जेस पे किए तो हायरिंग का जो चार्जेस होता है या स्पेशल इक्विपमेंट्स या प्लांट अगर आप लेते हो तो वो कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो आपका दोनों जगह हो सकता है, ऑप्शनल है यहाँ पे, आप डायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पे या हायर चार्जेस प्लांट है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ले सकते हो, या फिर आप कहाँ पे ले सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आप बोथ वेज भी करोगे तो भी आपका सोल्यूशन करेक्ट होगा, क्योंकि जनरली हमने क्या पढ़ा था कि इक्विपमेंट होगा तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे, क्योंकि प्लांट एक बड़ा खर्चा होता है तो वो उसका हम लोग कहाँ पे लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। बट सिंस यहाँ पे हायर चार्जेस है, रेंट नहीं है, तो विच मीन्स ये बहुत ही स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक नेचर के लिए होगा, ये एज्यूम करते हुए हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहे हैं। अगर अब डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी लोगे तो भी आपका सेम होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ICAR ने दो सोल्यूशन प्रोवाइड की थी, जिसमें एक में उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया, एक में फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब ईदर केस लोगे तो भी आपका सही है। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल अगेन आपका 1 हो जाएगा। कैरिएज ऑन रिटर्न, तो कैरिएज ऑफ रिटर्न हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ये जनरली हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, विच इज अगेन पार्ट ऑफ 4। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एग्जीबिशन वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं तो वो कहाँ पे आएगा, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर आते हैं लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस किसका खर्चा होता है, हेड ऑफिस का खर्चा होता है। हेड ऑफिस कहाँ पे आता है, एडमिन जनरल में, यहाँ पे जनरल, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, क्या ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, द आंसर इज नो। ठीक है, फिर सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ये भी क्या आ जाएगा आपका, एडमिन जनरल। फिर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग है, ब्रांच से रिलेटेड है नहीं, क्या ये सेल्स टीम से रिलेटेड, द आंसर इज नो, ये भी कहाँ जाएगा, आपका एडमिन जनरल में जाएगा, एडमिन जनरल में जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन हमको किस चीज़ के लिए आता है, डिलीवरी वैन हमको प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कस्टमर तक, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिलीवरी वैन।
तो अगर डिलीवर करने के लिए डिलीवरी वैन लग रहा है तो क्या करता है, ये कौन सा पार्ट होगा, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि फैक्ट्री से लेके मान लो हम लोग वेयर हाउस कस्टमर, हमारे कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारी, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स टीम की होती है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर कवर होगा, द आंसर इज यस, ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। फिर वेयर हाउसिंग चार्जेस, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, बिकॉज आपको कहीं पे भी प्रोडक्ट डिलीवर करना हो तो आपको वेयर हाउसेस बनाना पड़ता है, वेयर हाउसेस के थ्रू ही डिलीवर होता है। जैसे अमेजोन का आता है, आप कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो पहले आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो दिल्ली में रहते हो तो आपको देखना पहले वो प्रोडक्ट मान लो हैदराबाद से शिप हो रहा है, तो हैदराबाद क्या है, वहाँ पे एक वेयर हाउस है जहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, वहाँ से क्या हो रहा है, शिप होके पहले देखोगे आप गुड़गांव आ रहा है, फिर गुड़गांव से दिल्ली आ रहा है। क्यों गुड़गांव आ रहा है, क्योंकि गुड़गांव में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास में उन्होंने वेयर हाउस बना के रखा है, तो जैसे ही वहाँ से आता है तो वेयर हाउस में चला जाता है अमेजोन के, एंड देन फिर वहाँ से रिस्पेक्टिव एरियाज में डिलीवर होता है। तो वेयर हाउसेस क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। तो अगेन ये किसका पार्ट बनेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। रॉ मटेरियल अगेन 1 का बनेगा, ये भी अगेन 5 का बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं एडजस्टमेंट्स, तो ये आपके थोड़े डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मेरे को आपको चाहिए रहेगा आपका फोकस से ही यहाँ पे ये एडजस्टमेंट्स आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज ये ऊपर से निकल जाएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, फोकस। फर्स्ट इज क्या, स्टोर ओवरहेड्स ऑन मटेरियल आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। स्टोर ओवरहेड्स क्या होता है हमारा, स्टोर ओवरहेड्स की स्टोरेज से रिलेटेड अगर ओवरहेड्स है तो स्टोरेज से रिलेटेड ओवरहेड्स कहाँ पे आता है, क्या हमने वो फैक्ट्री का लेआउट पढ़ा था फैक्ट्री के लेआउट में स्टोर्स था, द आंसर इज यस। तो वो 4 स्टोर्स जो ओवरहेड्स है, स्टोर्स का जो कॉस्ट आ रहा है मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या उसका कॉस्ट फैक्ट्री प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है, द आंसर इज नो। बट क्या उसका फैक्ट्री से लिंक है, द आंसर इज यस। तो कोई भी चीज जो डायरेक्टली लिंक नहीं है बट इनडायरेक्टली लिंक है, तो वो कहाँ पे आ जाएगी आपकी, वो आपकी आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो ये आपकी कहाँ पे आ जाएगी, फैक्ट्री, ये आपकी आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर ओवरहेड्स आर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये क्या बोल रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी कितना है, वो हमको अमाउंट नहीं दिया, यहाँ पे क्या देती है, परसेंटेज, कि जो भी हम लोग प्राइम कॉस्ट कंप्यूट करेंगे उसका 20% हमारा क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स हो जाएगा। विच मीन्स फिक्स्ड ओवर फैक्ट्री ओवरहेड्स में, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके कौन से आएंगे, 2 आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, ये स्टोर ओवरहेड्स भी आ जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ जाएगा, दोनों कॉस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि 10% ऑफ द आउटपुट वाज रिजेक्टेड एंड अ सम ऑफ 5000 वाज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 10% वाज रिजेक्टेड, कि 10% जो हमारा गुड्स हमने बनाया वो रिजेक्ट हो गया, उसको हमने क्या कर दिया, कबाड़ी में बेच दिया, स्क्रैप में बेच दिया, ठीक है। स्क्रैप में बेचा तो हमको कितना मिला, 5000। तो ये हमारे कहाँ से कम हो जाने चाहिए, क्या ये प्रोडक्शन के बाद हमने क्या हुआ, प्रोडक्शन के बाद हमको ये मिला एंड देन हमने बेचा, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि 10% ऑफ द फिनिश गुड्स वाज फाउंड डिफेक्टिव एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वेर रेक्टिफाइड एडिशनल एक्सपेंडिचर which is equivalent to 20% of the proportionate of direct expenses। तो इसमें ये बोल रहा है कि हमारा सामान खराब निकल गया, तो हमने बनाया, उसके बाद सामान खराब लग गया, तो उसको हमने रिपेयर करके फिर से सामान को ठीक किया, ठीक है। तो क्या इसमें क्या है, थोड़ा बहुत डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही, बट क्या ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए हुआ है, द आंसर इज नो। ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिक पार्ट्स चेंज हुए, तो क्या एकदम से उसको क्या हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या हो गया, उसका जो फर्स्ट पार्ट का खर्चा है वो तो हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है, अब इसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो एडिशनल चीजें हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइप का, इंस्पेक्शन में, क्वालिटी इंस्पेक्शन में पता चला एंड देन हमने ठीक किया, तो ये कहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, ये हमारा अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड होना चाहिए। कहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, फैक्ट्री, ठीक है। द टोटल आउटपुट वॉज कितना, 8000 ड्यूरिंग द मंथ, 8000 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ। हमको क्या बनाना है, फिर से कॉस्ट शीट बनाना है शोइंग द, ठीक है। इसके ये आया आपका जुलाई 21 में एंड मई 22 में 10 मार्क्स का पूछा गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर जुलाई 21 में आया हुआ, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट में पहले क्या याद करेंगे, फॉर्मेट याद करेंगे। फॉर्मेट याद कैसे करते हैं, विच इज डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, विच मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है
फैक्ट्री WIP एडमिन, फैक्ट्री ओवरहेड्स WIP का ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट, फिर एडमिन रिलेटेड टू किसका होना चाहिए, प्रोडक्शन, फिर उसके बाद दो एडजस्टमेंट विच इज फिनिश गुड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये आपको क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। फिर से आप बोलेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, फिर आपका आता है फिर आपका क्या आता है, फैक्ट्री WIP एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसके बाद आपका आता है फिर फिनिश गुड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको फॉर्मेट बैठ गया ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ये फॉर्मेट प्लस ये मार्किंग्स, जैसा मैंने ये मार्क कर दिया, अब आपको बहुत ईजी है कि आप एक एक करके देखते जाओ एंड सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पहला तो हमको पता ही है क्या होता है हमारा, डायरेक्ट मटेरियल। क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारा पहला क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आपका किसका पार्ट बन जाएगा, वर्किंग नोट 1। ठीक है, जैसे कि पता है कि एक पेज पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट शीट, नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट। तो अब नेक्स्ट पेज में क्या कर लो, वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1। क्या है आपका वर्किंग नोट 1, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अगेन इसमें पता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने की ना तीन चीजें तो मिनिमम है, विच इज ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। तो हम लोग क्या कर देंगे, वो लिख लेंगे, ओपनिंग, परचेजेस एंड क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है हमारा, ओपनिंग इज 80,000। ठीक है, परचेज कितना किया हमने, ओपनिंग इज 80,000, परचेज कितना किया हमने, परचेज किया हमने 2 लाख। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ है, 20। उसके बाद क्लोजिंग अपना कितना है, रिटर्न भी किया हमने, और हमारा 30,000, विच मीन्स 80,000 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30। ये हो गया 80,000 और क्लोजिंग हमारा क्या हो गया, 30,000। परचेजेस हमने कितना किया, परचेजेस हमने किया है 2 लाख रुपीज़ का, और इसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिया, 40,000 का हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो हमारा नेट क्या हो जाएगा, नेट यहाँ पे हो जाएगा 1,60,000। प्लस हमारा क्या है, कैरिएज इनवर्ड्स भी है, कैरिएज इनवर्ड, विच मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है 20,000। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, तो ये 240, 240 प्लस 10, 250। और कोई खर्चा हमारा जो बचा हुआ है, ये हो गया आपका 80,000 ओपनिंग, 30,000 160 एंड 80,000 160, ये आपका हो गया 2,30,000। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल का हो जाएगा 2,30,000। फिर आपका क्या बचा, फिर आपका आ जाता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में कोई एडजस्टमेंट है क्या, ये हमारा एक आ जाएगा 120, और कोई डायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड पॉइंट्स, द आंसर इज नो। तो ये डायरेक्ट वेजेस हमारा 120 आ जाएगा, 120। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस निकालेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास क्या क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास स्पेशल ड्राइंग्स है 30, हायर चार्जेस प्लेस फॉर पार्ट 24, ठीक है। और कोई डायरेक्ट हमारा नहीं, ये दोनों ही है। तो 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30,000 प्लस 24,000, एक हमारा ड्राइंग्स का कॉस्ट आ जाएगा और दूसरा क्या है, हायर चार्जेस। तो ये आ जाएगा आपका 54,000। तो अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 230 प्लस 120 प्लस 54, ये आपका आ जाएगा 404। ये आपका क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट 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 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या एक्सपेंस आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्ट्री ओवर हेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको कितना बोला है, हमको बोला है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 80,800, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोला था, उसके बाद हमको बोला है स्टोर ओवरहेड्स। स्टोर ओवरहेड्स कितना है, 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आ जाएगा आपका स्टोर ओवरहेड्स 10% ऑफ RM कंज्यूम्ड, विच मीन्स ये अपना कितना आ जाएगा, 10% ऑफ ये 10% ऑफ 2,30,000 23,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, और कोई हमारा जो फोर्स से रिलेटेड हो, कैरिएज ऑन रिटर्न्स, ये कितना है 6,000। और कोई एक्सपेंस, ये भी डन हो गया हमारा, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। हाँ, एक और ये है कि 10% of the finished goods was found to be defective and the defective products were rectified at an additional expenditure of 20% on direct wages, ठीक है। तो अपने को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थर्ड चीज़ हम लोग क्या लिख लेंगे, कैरिएज ऑन रिटर्न, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैरिएज ऑन रिटर्न। ये अपना कितना है, 6,000 रुपीज़ है। फिर आ जाएगा एडिशनल एक्सपेंडिचर। एडिशनल एक्सपेंडिचर किस चीज़ में, एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर हमने किस पे इंकर किया, हमने टू रेक्टिफाई प्रोडक्ट्स। इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्किंग नोट बन जाएगा, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2। इसमें क्या है, दो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ये बोला क्या, 10% ऑफ द आउटपुट वॉज रिजेक्टेड एंड अ सम ऑफ 5,000 वॉज रियलाइज्ड, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना हुआ था, 8,000 यूनिट्स हुआ था। टोटल प्रोडक्शन कितना था, टोटल प्रोडक्शन वॉज 8,000 यूनिट्स, करेक्ट। उसमें से क्या बोल रहा है, उसमें से 10% ऑफ द आउटपुट वॉज रिजेक्टेड, 10% ऑफ द आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। तो कितना रिजेक्ट हुआ होगा, रिजेक्टेड 10%, विच इज कितना 800। तो ये रिजल्ट कितना कर रहा है, 7,200 यूनिट्स, ठीक है। अब 7,000 हमारे पास नेट प्रोडक्शन कितने का हुआ, 7,200 का हुआ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10% of the finished goods was found to be defective and defective products were rectified at an additional expenditure, ठीक है। तो यहाँ पे 10% of the finished goods कितने बने, प्रोडक्शन हुए 8,000, प्रोडक्शन हुए 8,000,
बट फिनिश गुड्स कितने बने, फिनिश गुड्स बने इतने, ये कितने हुए फिनिश गुड्स, क्योंकि ये तो रिजेक्ट ही हो गए ना, 800 तो रिजेक्ट ही हो गए, तो 800 फिनिश गुड्स में है क्या, नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमको बोल रहा है कि 10% ऑफ द फिनिश गुड्स में से क्या हुआ, एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ा। तो पहले हमने क्या किया, फिनिश गुड्स कैलकुलेट किया, हमने फाइनल प्रोडक्शन कितने का किया 7800, इसमें कितना होगा 10% ऑफ यूनिट्स में हमने इंकर किया, तो विच इज 720 यूनिट्स। ठीक है, 720 यूनिट्स। अब ये क्या बोल रहा है कि कितना कॉस्ट इनकर किया, कॉस्ट बोल रहा है कि 20% proportionate of direct wages equivalent to 20% of the proportionate direct wages। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 20% निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस में हमारा कितना कॉस्ट था 1,20,000, 1,20,000 में हमने कितना प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन हमने किया 8,000। ठीक है, क्योंकि क्या फिनिश गुड्स में सिर्फ डायरेक्ट वेजेस में जो काम हुआ वो सिर्फ फिनिश गुड्स में हुआ, द आंसर इज नो, वो तो प्रोडक्शन में हुआ होगा। तो पर यूनिट हमने कितना पे किया होगा, तो 120 डिवाइड बाय 8,000 गिव्स यू 15। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 15 का हमको क्या करना है 20% निकालना रहेगा, विच इज इक्वल्स टू 3 रुपीज, विच इज इक्वल्स टू 3 रुपीज, विच मीन्स क्या हुआ, हमको जो रेक्टिफाई करने के लिए कॉस्ट लगा वो 3 रुपीज पर यूनिट का लगा। वो कितना लगा 3 यूनिट्स पर यूनिट। तो हमको कितना रेक्टिफाई करना पड़ा है 720 यूनिट्स। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 720 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 2160, विच इज इक्वल्स टू 2160। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सारे कॉस्ट ले लिए, अब अपन ऐड कर देंगे 404 8800 प्लस 23,000 प्लस 6,000 प्लस 2160, ये आपका कितना आ जाएगा 515960। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP और माइनस क्या कर देंगे क्लोजिंग WIP। WIP कितना अपने पास 24,000 क्लोजिंग है एंड 50,000 ओपनिंग है, तो 50 ओपनिंग है 24,000 क्लोजिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट 26,000 प्लस कर देंगे तो 541,960, ये आपका क्या आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई एक्सपेंडिचर है, द आंसर इज नो, कोई भी एक्सपेंस नहीं है। बट क्या हमने कोई स्क्रैप बेचा, स्क्रैप बेचा तो वो कहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था एंड हमने कितने में बेचा 5,000 रुपीज़ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, फिर ये आ जाएगा लेस स्क्रैप ऑफ मटेरियल, ये कितना आ जाएगा 5,000, तो ये आ जाएगा 536,960। ये आपका क्या हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करना पड़ता है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्या क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है, द आंसर इज नो। तो प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स यहाँ पे भी आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा ब्लैंक, तो ये आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद एडमिन एंड सेलिंग के रिलेटेड खर्चे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एडमिन और सेलिंग के रिलेटेड खर्चे, ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने को देखना, हमको देखना है एडमिन के क्या क्या खर्चे। एडमिन में क्या आ जाएगा, लीगल चार्जेस, फिर आपका ये 25,000 सैलरी, फिर ये आपका मेंटेनेंस। तो ये तीनों को ऐड करके क्या होगा, और कोई है आपका नहीं ना, बाकी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो एडमिन में आपके क्या आ जाएंगे, ये तीन खर्चे आ जाएंगे। तो ये तीन खर्चे आपका कितना होगा, 29,500। ये आपका तीन खर्चे आ जाएगा 29,500, ठीक है। कौन से कौन से तीन खर्चे, ये वाले, ये आपका आ जाएगा 29,500। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को क्या क्या लेना है, ये 8,000 हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन हो जाएगा ऑफ डिलीवरी वैन और वेयर हाउस चार्जेस। तो 8,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500, 8,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500, तो ये आपका कितना हो जाता है, 14,000, 15,500। ये आपका कितना होगा, 15,500। तो आपका नेट कितना आ जाएगा, 536,960 प्लस 29,500 प्लस 15,500। तो ये आ गया आपका 581,960। ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या हमको और कुछ निकालना है, प्रॉफिट वगैरह नहीं, हमको कहाँ तक निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आपका आंसर पूरा हो गया है ना, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स तक 581,960, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट शीट मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो आपका फर्स्ट चैप्टर इज डन, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 8 to 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस में आता ही आता है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको 8 मार्क्स to 10 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। अब इसमें एक और क्या चीज़ है, आप ये इंश्योर कर देना जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो मैंने मार्क करवा के रखे, वो आप डेफिनेटली सॉल्व करो। वो आप जैसे ही सॉल्व करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को एग्जाम क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। एंड वो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, शुरू से ही आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सॉल्व करो, तो सो दैट आपको फॉर्मेट याद हो, ठीक है। बाकी कोई भी चैलेंजेस हो, अपने को मैसेज करो टेलीग्राम में एंड इसमें। एंड आपका एक दो क्लासेस ही डेमो का बची हुई है, अगर आपको परचेज करना हो तो आप नीचे लिंक पे जाइए एंड लेट्स लर्न इंडिया के लिंक पे आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी मैं आपके लिए हूँ कोई भी सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें हम लोग कॉस्ट शीट को एक समराइज करेंगे, ठीक है। एक कॉस्ट शीट का मेमोरी टेक्निक से हम लोग एक याद करेंगे, एंड दूसरा एक मास्टर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको कभी भी आगे रिविजन करना हो, अब सिर्फ वो वीडियो देखोगे आपको पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। चलो टिल देन